अमृता चौरसिया के लिए दिल्ली एक सपना था। दिल्ली एक ड्रीम सिटी थी, भारत की राजधानी, की वहां जाना है, कुछ करना है। कि कहाँ से आ गई कल मुही पांचवी लड़की। अपने कुत्ता आके बगल में सो गया और मैं डर गई। मैंने कहा पापा मुझे घर आना ही तो बहुत टफ है यहाँ पे। पापा ने कहा एक बार आपने पैर कदम निकाल दिया तो बेटा पीछे नहीं हटना। उसमें रहते हुए मैंने हर हाथ पांव मारे कि मुझे एंट्री मिल जाए मीडिया में कहीं ना कहीं से। महिलाओं को उनकी अपने खुद के नाम की आइडेंटिटी तक नहीं मिलती है, लोग उनको उनके नाम से नहीं जानते हैं। आई एम सॉरी टू से ये कहीं ना कहीं मीडिया थोड़ा सा भटका हुआ है। इन सपनों की असली उड़ान अभी बाकी है, इन हौसलों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी के स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। Welcome to Kissa Idea Ka, where idea represent inspiring individual having a dedication, energy, and ambition. Our today guest is fourth pillar of the Indian Constitution. वो एक एंकर है, एक पावरफुल मदर है, एक क्लासिकल डांसर है और थिएटर में भी खूब इंटरेस्ट है। इन शॉर्ट वो ऑलराउंडर है। नन अदर देन मिस अमृता चौरसिया, संसद टीवी एंकर, सीनियर एंकर एंड अवार्ड विनिंग एंकर। वेलकम यू मैम। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, इतना वृहद इंट्रोडक्शन देने के लिए। और कई बार ऐसा लगता है कि आपने जो किया, जैसे किया, जिस हद तक किया, जब लोग इस तरह की उपमाएं देते हैं तो यकीनन अच्छा लगता है, लोग प्रेज करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इन सपनों की असली उड़ान अभी बाकी है, इन हौसलों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो स्काई इज द लिमिट। अगर आपके सपने बहुत ऊंचे हैं तो यकीन मानिए कई बार आकाश भी छोटा पड़ जाता है, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। मैं एक छोटे से शहर से निकली, दिल्ली मेरे लिए एक सपना था, और आज यहाँ पे एस्टेब्लिश हूँ राष्ट्रीय राजधानी में। और राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय संसद के चैनल, राष्ट्रीय चैनल, उसमें कार्यरत हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत तो इसमें रही ही है, लेकिन बहुत से लोगों का आशीर्वाद और बहुत से लोगों की प्रेरणा और बहुत से लोगों का सपोर्ट भी रहा है। सो मैम, हम जानते हैं कि एक पावरफुल वुमेन मिस अमृता, बट आपका बचपन कैसा रहा? कैसे ये इंटरेस्ट जागा कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, मुझे एंकरिंग करना है? कहाँ से ये इंटरेस्ट स्टैब्लिश हुआ, वो बर्थ हुई इस इंटरेस्ट की? दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि हर आदमी जब किसी मुकाम पे पहुंचता है तो अपनी जिंदगी के पन्नों को पलटता है और वो याद करता है कि कभी ये स्पार्क आया या कभी ये चिंगारी जली। मैं आपको बताती हूँ, हम एक बड़ी फैमिली का हिस्सा थे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले, जिनमें 7 भाई बहन और मैं सबसे छोटी, लेकिन सबसे खोटी। और ना मुझे याद है जब मैं पैदा हुई, क्योंकि हम 5 बहनें थे और आई एम द यंगेस्ट वन, तो हमारे यहाँ बगल में एक पंजाबी दादी रहती थी। उन्होंने मेरा गला ऐसे पकड़ लिया और मुझे ऐसे गोल गोल घुमा दिया कि कहाँ से आ गई कल मुही पांचवी लड़की। और पापा को ये लोग जो है, मेरे फादर श्री रामदीन चौरसिया, उसके पैसे खर्च करेंगी, उसके ऊपर बोझ बनेंगी। कहाँ से ये पांचवी लड़की पैदा हो गई। आई थिंक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद लास्ट एक लड़का हो जाता, आई डोंट नो। तो मामा जब मुझे बताती थी कि ऐसा किया था दादी ने, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, दादी ने ऐसा किया था मेरे साथ। मेरी दादी नहीं थी, पंजाबी दादी थी। मेरी दादी तो मेरे आने से पहले ही चल बसी थी, हमारी नेबर थी। तो मुझे थोड़ा बुरा लगता था। मैंने कहा, कोई बात नहीं। अ, कुछ लोग शायद लड़कियों के पैदा होने पर नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, उन्हें बोझ समझते हैं, लेकिन आप ये प्रूव करिए कि आप बोझ नहीं हैं, आप सहारा हैं। आप अपने माँ बाप का सहारा हैं, आप इस सोसाइटी का सहारा हैं। आप का हाथ ऐसे ना हो कि हमेशा ऐसे रहेगा। और मैं तो हमेशा से मानती रही हूँ कि अपना हाथ जगन्नाथ। तो ये चिंगारी जो है ना बचपन से थी। एक बार मेरे पापा की फ्रेंड आए हुए थे तो उन्होंने पूछा, क्योंकि मैं बचपन से बहुत जॉली टाइप की, चुलबुली टाइप की लड़की, और जो बचपन से बाय बर्थ जो मेरे अंदर क्वालिटी थी, जो मेरा पैशन था, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो मेरा डांस था। बिना सीखे मैं बहुत अच्छा डांस करती थी। मैं हर तरह के डांस कर लेती थी, देख एक बार देखना होता था मुझे। लेकिन हमारी फैमिली में उस समय डांस अच्छा नहीं माना जाता था। मेरे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं डांसर बनूंगी, इस प्रोफेशन में आगे जाऊं। तो मुझे बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, रोका जाता था। लेकिन ऊर्जा को कोई कितना रोकेगा। तो मैंने नेशनल लेवल तक परफॉर्म किया डांस के थ्रू।
तो लेकिन फिर भी मुझे ऐसे करियर ऑप्ट नहीं करने दे गया। लेकिन साइमल्टेनियसली मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी। मैं एनसीसी कैडेट थी, मैंने सी सर्टिफिकेट लिया, मैंने रिपब्लिक डे कैंप अटेंड की। एनसीसी में जब मैं गई तो मैंने पूछा इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, तो पता चला कि यहाँ पे रिपब्लिक डे कैंप, आरडीसी एंड बीएलसी बेसिक लीडरशिप कैंप जो है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक तरह से एनसीसी के कैंप है, और जो बच्चा इन्हें करता है वो द बेस्ट होता है। तो मैंने कहा मुझे तो यही करना है। तो वो भी एक एनसीसी की एक अलग यात्रा है। तो मैंने दोनों कैंप किए, मेरे पापा का बहुत उसमें सपोर्ट रहा। मीडिया में आने का जो है, मैं चूंकि पढ़ाई में ठीक ठाक थी और मैंने अपना जो मेरा इंटरमीडिएट था, मैंने अपने स्कूल से, मैं आर्ट साइड की स्टूडेंट थी, मुझे मैथ साइंस कभी पसंद नहीं रहा। मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट ज्यादा पसंद थे। तो मैंने आर्ट चुना था और मैंने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में इंटरमीडिएट लेवल पे टॉप किया था। आर्ट की पूरी जो विंग है वो मैंने टॉप की थी। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो, राइटिंग बहुत अच्छी है। मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी। मेरे को एक बचपन में ना एक नशा सा हो गया था कि मुझे हर महीने एक या दो प्राइज जीत के लाना है, और मैं अपने घर में सजाती रहती थी। इसी तरह की एक अलमारी थी। और पापा जब मुझे कहते थे कोई भी मेरा प्राइज देके, वाह पई बेटी, तो मुझे इतना अच्छा लगता था पापा की वो खुशी देखकर। मैंने कहा, "अरे, मेरे एक प्राइज से पापा इतने खुश हो रहे, इतने उछल रहे, तो मुझे और लाना है, मुझे और लाना है।" तो पापा ने और मम्मा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मम्मा डिस्पाइट ऑफ कि वो बहुत ही वैसे बैकग्राउंड से थी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मेरे सपनों को अहमियत देती थी। उन्होंने मुझ पे रोक टोक कम से कम नहीं लगाई। मेरी दीदियों की शादी जल्दी हो गई, कम उम्र में, उनको बहुत ज्यादा इजाजत नहीं थी कि वो इंटर स्कूल कंपटीशन में भी जाएं। पर शायद मेरी जिद, मेरी लगन, मेरा कुछ प्राइज लाना, और थोड़ा जब पापा का नाम होने लगा तो मुझे इतनी छूट मिली कि मैं इंटर स्कूल नहीं, इंटर स्टेट और नेशनल लेवल तक गई, अलग अलग प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने के लिए, और पापा का सपोर्ट मिला। तो एनसीसी में भी एक बार जब मुझे लगा बहुत थक रही हूँ, बहुत परेशान हो रही हूँ, 8वीं क्लास की छोटी सी बच्ची, जब लखनऊ में टेंट के कैंप में थी सर्दी में, और एक बार रात में कुत्ता आके बगल में सो गया और मैं डर गई। मैंने कहा पापा मुझे घर आना, ही तो बहुत टफ है यहाँ पे। पापा ने कहा एक बार आपने पैर कदम निकाल दिया तो बेटा पीछे नहीं हटना, आप दिल्ली से होके आना। गोरखपुर जैसे छोटे से शहर की उस लड़की के लिए, अमृता चौरसिया के लिए, दिल्ली एक सपना था। दिल्ली एक ड्रीम सिटी थी, भारत की राजधानी, की वहां जाना है, कुछ करना है। और सच में मेरा तो सपना ये भी था कि मुझे वहां बसना भी है जो आज साकार हो चुका है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगी, सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगी। लेकिन मैं जब मैं ग्रेजुएशन मैंने किया, तो ग्रेजुएशन के दौरान मैं यूनिवर्सिटी की कल्चरल माफिया की टीम में थी। आई मीन कल्चरल माफिया मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं, आई टोल्ड यू ना, कि मैं बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर, वाद विवाद प्रतियोगिता हो गया, एजुकेशन कंपटीशन, और इसके अलावा जो यूथ पार्लियामेंट में मैंने कई मंत्री का पद निभाया। तो मैं ऐसे कुछ कुछ करती रहती थी। तो दैनिक जागरण के संपादक श्री शैलेंद्र त्रिपाठी जी आए थे, उन्होंने मुझे एक कार्यक्रम में देखा मंच संचालन करते हुए, और तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप दैनिक जागरण के एज ए ब्रांड प्रमोटर के रूप में, जागरण प्रमोशन के रूप में, हमें एक लड़की की जरूरत है जो कि लोकल लेवल पे इस अखबार को प्रमोट कर सके डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से। कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास, एकदम रॉ, ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली बच्ची, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रहा था। उन्होंने मुझे ऑफर किया और मुझे लगा शायद मैं ये ऑफर मान लेती हूँ। उन्होंने मुझे जब सैलरी की कही कि 3,000 रुपये मैं तुम्हें मंथली दूंगा, तो मुझे उस समय 3,000 रुपये भी इतना ज्यादा लगा, क्योंकि मेरी सिस्टर जो थी वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। तो मुझे लगा मैं अगर 3,000 रुपये मंथली पाती हूँ तो अपना पॉकेट मनी और अपनी सिस्टर का पॉकेट मनी, दोनों का पॉकेट मनी निकाल लूंगी। पापा से हमें पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, पापा को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। यही चीज दिमाग में रखी मैंने, और मैंने दैनिक जागरण ज्वाइन कर लिया। और 3,000 से 4,000, 6,000, 10,000, फिर सैलरी बढ़ती गई, संस्थान भी चेंज होते गए। लेकिन मीडिया में एक्चुअली पदार्पण एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इवेंट मैनेजर के रूप में हुआ। और जब वहां पे थी तो अंदर चूंकि वो कीड़ा था बोलने का, और लिखने पढ़ने का, और एक्सप्रेस करने का खुद को, तो मैंने जागरण में रहते हुए कई सारे इवेंट में खुद भी एक्ट किया। मैंने थिएटर किया, मैंने जागरण के माध्यम से थिएटर करवाया और उसमें एक्ट किया, ऐसे सीता का रोल मैंने निभाया। एक बड़ा थिएटर इवेंट था, मैं पूरे गोरखपुर में फेमस हो गई। मैंने उसी में रहते हुए ऑल इंडिया रेडियो गोरखपुर में काम किया, युव जगत में मैंने कॉम्पेयरिंग की। मैंने दूरदर्शन गोरखपुर में काम किया, वहां पे एक सत्या टीवी लोकल चैनल था, मैंने वहां पे काम किया। बाद में मुझे लगने लगा कि गोरखपुर एक छोटी जगह है, और आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो आसमान थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि दिल्ली निकलते हैं। मुझे बहुत लोगों ने मना किया, पापा ने कहा ठीक ठाक यहाँ पे, उस समय 10,000 मायने रखता था।
सैलरी मिल रही है, तुम क्यों अब नई शहर में जाओगी? मैं लड़ झगड़ के, मैं विनती करके, जैसे भी करके दिल्ली आ गई। और मेरे पास पापा से प्रॉमिस करके आई कि आपसे 1 रुपया नहीं लूंगी। लेकिन हाँ, जितने दिन गोरखपुर में काम किया, वहां की एक छोटी मोटी सेलिब्रिटी बन चुकी थी, अच्छे संपर्क बन गए थे, और अपना और अपनी दीदी का पूरा खर्चा निकाल लेती थी। पापा से मांगती नहीं थी, बल्कि फेस्टिवल्स में पापा को और मम्मा को कुछ कुछ गिफ्ट कर देती थी। तो आई वॉज हैप्पी कि मैं अपनी मेहनत से कुछ कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि बचपन से एक जिद थी कि मुझे जो करना है अपनी मेहनत से करना है, मुझे किसी से मांगना नहीं है। मुझे अपने पेरेंट्स से भी एक, मतलब 19 साल के बाद मैंने अपने पापा से 1 रुपया नहीं लिया, क्योंकि मैंने अर्निंग जो है वो शुरू कर दी थी और पापा को थोड़ा बहुत ही सही सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं दिल्ली आई और यहाँ के एक नया और अलग स्ट्रगल शुरू हुआ। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देती हूँ। दिल्ली में आई, कोई गॉडफादर नहीं, मीडिया के दरवाजों पे जाओ आपको ऐसे ही लौटा दिया जाता था कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। आप समझ सकते हैं कितनी भीड़ होती है यहाँ पे। तो फिर मैंने भी यहाँ पे जीने खाने के लिए, चूंकि पापा से प्रॉमिस करके आई थी आपसे पैसे नहीं लूंगी, तो मैंने जीने खाने के लिए यहाँ पे अखबारों की कटिंग काटना शुरू किया और अपनी डायरी में लगाना शुरू किया, जो पीआरओ का काम किया था, तो उससे रिलेटेड, कि मैं हर दिन 5 इंटरव्यूज देने जाऊंगी। तो आज दिल्ली में अखबार खरीदती थी, पेपर की कटिंग काटती थी, डायरी में चिपकाती थी, आज इसको देना इंटरव्यू, आज इसको और लकली पहले दिन ही जब इंटरव्यू देने गई, तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, एक सेल लैंड सेल परचेज की कंपनी थी, उसमें मुझे एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर उन्होंने ले लिया। और मुझे 15,000 की सैलरी ऑफर की। मेरा काम था कि कॉलर्स जो हैं वो, गेस्ट जो हैं वो कॉलिंग के माध्यम से, क्लाइंट्स जो हैं उनको आपके लिए फिक्स करेंगे, आपको जाके क्लाइंट से बात करना है और अपनी प्रॉपर्टी कुल मिला के उनको बेचनी है, जो लैंड है। मेरे इंटरेस्ट का बिल्कुल काम नहीं था। आई रियली हेट दिस टाइप ऑफ सेल्स वर्क। तो मैंने, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, दिल्ली में खाना है, रहना है, जीना है, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो सपने लेके हम आए हैं, उसके लिए पहले तो रहना जीना खाना पड़ेगा ना, जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। तो मेरे लिए वो नौकरी करना जरूरी था, ताकि कुछ पैसे मिले और मैं अपना खर्चा निकाल सकूं। तो मैंने वो पब्लिक रिलेशन का जो मेरा को काम मिला, वो मिला, बे इंटरेस्ट से किया। लेकिन उसमें रहते हुए मैंने हर हाथ पांव मारे कि मुझे एंट्री मिल जाए मीडिया में कहीं ना कहीं से। और पहली एंट्री मुझे मिली सिने इंडिया इंटरनेशनल, एक प्रोडक्शन हाउस है, उससे। फिर उसके बाद मैं मौसम की एंकर के रूप में, जो मौसम के बारे में बताती थी, MH1 चैनल। उसके बाद एक भोजपुरी चैनल लॉन्च हुआ, महुआ, जिसमें पूर्वांचल की किसी लड़की की जरूरत थी जो कि भोजपुरी अच्छा बोल सके। तो उसमें मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया और मेरा सिलेक्शन हो गया एज ए भोजपुरी न्यूज एंकर। उसके बाद मैं कन्वर्ट हुई हिंदी न्यूज चैनल में। उसके बाद तमाम प्राइवेट चैनल से होते हुए मैंने राज्यसभा टीवी, जो कि अर्स्टवाइल संसद टीवी पे पुराना चैनल था, राज्यसभा एंड लोकसभा, नाउ इट्स मर्ज्ड एंड बिकम संसद टीवी। और फिर मैंने ये ज्वाइन किया और तब से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो ये मेरी पत्रकारिता में आने का रास्ता है। बहुत ज्यादा नहीं सोचा था कि जर्नलिज्म में ही जाना है, लेकिन बचपन से एक वो था कि मुझे कुछ अपना करना है, अपना नाम बनाना है, अपने हाथों से कमाना है, किसी से मांगना नहीं है, बल्कि किसी को देना है। और एक और, बचपन से ही शादी के लिए जब कोई बात करता तो मैं कहती थी कि जब भी मेरी शादी हो या जो भी हो, लोग मुझे मेरे पति के नाम से ना जाने। पूरा रिस्पेक्ट है पति के लिए, लेकिन मेरी अपनी आइडेंटिटी हो, लोग मुझे मेरे नाम से जाने कि हाँ, ये अमृता चौरसिया है। क्योंकि हमारे समाज में ना, मैं एक पूर्वांचल बैकग्राउंड फैमिली थी, बैकवर्ड थोड़ी, औरतों की उनके नाम से बहुत कम लोग जानते हैं उनको। किसी की पत्नी के नाम से, उनकी पत्नी है, इनकी माँ है। हमारे यहाँ एक बो शब्द यूज होता है, अ, दीपक बो, मतलब दीपक की पत्नी। तो मैं सुनती थी अपने घरों में, अपने अपने गांव जाती थी तो मैं सुनती थी कि यार, चाची का कोई नाम नहीं है क्या? चाची का नाम क्या है? मैं खुद नहीं जानती थी। क्योंकि चाची, जो मेरी चाची जी थी, या मेरी खुद की मदर भी, मैं देखती थी पापा के नाम से उनको संबोधित किया जा रहा है। मेरी माँ को गांव में सब लोग संबोधित करते थे नूनू बो, मेरे पापा का शॉर्ट नाम नूनू था। या मेरी चाचू को संबोधित करेंगे कि स्वामी बो। तो मैंने कहा, वो क्या होता है? इन लोगों का अपना नाम है या नहीं है? कोई नहीं जानता है, मैं नहीं जानती उनका नाम क्या है। मैंने ये फील किया कि महिलाओं को उनके अपने खुद के नाम की आइडेंटिटी तक नहीं मिलती है। लोग उनको उनके नाम से नहीं जानते हैं। जब जब वो बच्ची होती है तो पिता के संरक्षण में, जब उनकी शादी होती है, जब वो थोड़ी जवान होती है, बड़ी होती है, तो पिता या भाई के संरक्षण में, जब शादी होती है तो पति के संरक्षण में, पति के नाम से जानी जाती हैं। जब और बुजुर्ग होती हैं, अगर पति किसी वजह से नहीं रहा, तो अपने बेटे के संरक्षण में और बेटे के नाम से जानी जाती हैं। उनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी, उनका अपना खुद का नाम कब आएगा? लोग उन्हें कब पहचानेंगे? और हमेशा वो संरक्षण में ही क्यों रहेंगी? वो खुद को इतना एम्पावर क्यों नहीं करती कि वो दूसरों को संरक्षित कर सके, सिर्फ इसलिए कि वो एक वुमेन है? भगवान ने उनको एक अलग तरीके की काया दी हुई है,
आई एम सॉरी, ये काया हमारी स्ट्रेंथ है। हम तो जगत जननी हैं। हम अपने आप को अपनी इस काया की वजह से या शारीरिक संरचना की वजह से पुरुषों से कमतर कैसे आंक सकते हैं? नारी शब्द तो नर से भी भारी। तो मैं इस मिथक को तोड़ना चाहती थी, और मैं इसीलिए चाहती हूँ हर लड़की पढ़े, पढ़े और बहुत अच्छा पढ़े। जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करें, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल से ये आता है कि आप एम्पावर हो, आप इकोनॉमिकली भी एम्पावर हो, ताकि आप अपनी रक्षा के साथ साथ या अपना खुद को सपोर्ट के साथ साथ आप दूसरे को भी सपोर्ट कर सके। और रियल मायनों में हर महिला को एजुकेट करना, एम्पावर करना, और इकोनॉमिकली एम्पावर करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है अब वो वक्त आ चुका है जब लड़कियों को खुद ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे समाज में मेरे जो रिश्तेदारी थी या मेरा जो परिवेश था, उसमें मैं पहली लड़की थी जिसने नौकरी शुरू की। मैंने हर वो काम पहला किया जो पहला किया। थोड़ी बहुत इसकी लड़ाई लड़नी पड़ी, उलाहने मिले, उल्टी सीधी बातें सुनने को मिली, मैंने परवाह नहीं की। मैंने कहा जिस दिन मेरे पेपर में फोटो छप के आने लगे, छोट बचपन में जब मैं रिपब्लिक डे कैंप करके लौटी, मेरे इस कॉलेज की सबसे पहली बच्ची थी जिसने रिपब्लिक डे कैंप अटेंड किया था और दिल्ली से लौटी थी, 8वीं साल की छोटी सी बच्ची, मेरे अमर उजाला का रिपोर्टर मेरे घर आया। मैंने कहा यस अंकल बोलिए। उन्होंने कहा आपका इंटरव्यू लेना है बेटा। मैंने कहा ओ माय गॉड, आप मेरा इंटरव्यू लेंगे? मैंने ऐसा क्या किया? कह रहे हैं कि आपने रिपब्लिक डे कैंप किया, आपने आपको बेस्ट एनसीसी कैडेट का अवार्ड मिला है, आपको गोल्ड मेडल्स मिले हैं, आपने पीएम रैली में प्रधानमंत्री के सामने परेड की है, आपका इंटरव्यू तो बनता है। मैंने और पहली लाइन जो मैंने उसमें बोली थी, मैं आज भी बोलती हूँ, जब उन्होंने पूछा कि आप बड़े होके क्या बनना चाहेंगे, तो उस समय तक भी कुछ सोचा नहीं था क्योंकि 8 क्लास की बच्ची थी। पर मैंने कहा कि मैं लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहती हूँ, कि मैं कुछ भी ऐसा करूँ कि जो बाकी लड़कियां हैं वो मुझसे कुछ थोड़ा सा सीख लें या कुछ तो प्रेरणा पाएं। तो वो मेरी जिंदगी की सबसे असली कामयाबी होगी, जब मुझसे कोई इंस्पायर होके कुछ और अच्छा कर जाए, क्योंकि ये चेन है। एक अमृता निकली या एक लक्ष्मी मंडल निकलेगी, उससे जुड़कर न जाने और कितनी लक्ष्मियां और कितनी अमृताएं बनेंगी। मेरा आंसर बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये आपकी पूरी पुरानी पृष्ठभूमि में आपको ले जाता है। और यकीन मानो लक्ष्मी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद शायद छूट गई, जो बहुत से ऐसे दर्द हैं जो बताना छूट गया, क्योंकि इतने कम समय में ना जिंदगी के पिछले 20-25 साल को समराइज करना मुश्किल है। लेकिन शॉर्ट में यही है कि हम जहां भी आए, हम लड़कर आगे बढ़े, हम अपने मजबूत इरादों से आगे बढ़े। हमें हमारे माँ बाप ने सपोर्ट जरूर किया, लेकिन हमने पहले उनको कन्विंस किया, उनको प्रूव किया। जब घर में प्राइज आने लगे, तो वही मेरे भैया जो मुझसे चिढ़ रहे थे कि क्यों एनसीसी ज्वाइन कर रही है, क्यों इतना एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टिसिपेट करती है, चुपचाप पढ़ाई करो, टीचर बन जा, ड्राइंग अच्छी है ड्राइंग की टीचर बन जा, उन्होंने मेरे लिए मेरे प्राइज को सजाने के लिए एक अलमारी बनवाई थी। और उसमें बकायदा वेलवेट लगवाए कि टूटू, मेरा निकनेम टूटू की, टूटू के जितने भी प्राइजेस आएंगे वो उसमें रखे जाएंगे। तो मैंने कहा देखो, जब आप प्रूव करने लगते हो, तो धीरे धीरे जो आपके अगेंस्ट होते हैं वो भी आपके फेवर में आने लगते हैं। 100%। और सच्ची, बिल्कुल आपकी स्टोरी एकदम बहुत अच्छी है, एकदम हार्ट को टच करने वाली स्टोरी, और अपने जो सारे पहलुओं को डाला है। अभी भी लगता है कि आपकी वो मैच और वो रनवे अभी तक चालू है, हम देख सकते हैं पीछे इतने सारे प्राइस, और वो कंटिन्यूज है। तो मतलब वो आदत आपकी गई नहीं है, अच्छी आदत के जो जाने हाँ, वाली वो भी मेरा नहीं है। आदत आ गई थी कि मुझे हर महीने एक प्राइज मिले। तो अब तो मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ, पर अब मुझे आने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, कभी कहीं पर मॉडरेशन के लिए, कभी कहीं पर गेस्ट ऑफ ऑनर, कहीं कभी कहीं पर चीफ गेस्ट, कभी कहीं पर स्पीकर एज ए की नोट स्पीकर। तो हर जगह से कुछ ना कुछ सम्मान मिलता रहता है। तो मैंने कुछ यहाँ पे सजाए हैं, कुछ अपने मायके में सजा दिए हैं, कुछ अपने ससुराल में सजा दिए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इनको देखूंगी तो और प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। खुद को भी मिलेगी और दूसरों को भी मिलेगी। जी। जैसे कि मैम हम कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि मोस्टली पीपल को ना पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। जो बहुत वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई भी हो, अगर वो पहले मतलब स्टार्टिंग में ही अपने जर्नी में अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आपकी भाषा शैली इतनी सुंदर है, इतनी सही है। लाइक वो सीखते सीखते ही आई है। अगर अगर हम सोचेंगे कि नहीं मुझे आज रिपोर्टर बनना है और मैं एक लाइन में पूरा स्पीच पढ़ लूं, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब वो प्रैक्टिस से आता है। और वो दिख रहा है कि आपकी स्टोरी में आपने कितने मतलब 8वीं से कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले लेके यूथ पार्लियामेंट्री डिबेट में, कॉम्पिटिशन्स में, हाँ तब आप बिल्कुल बिल्कुल, यस। हम्म, अगर किसी को भी डेवलप करना हो तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, लाइक बचपन से ही। अगर बिल्कुल, स्किलिंग स्किलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये लगता है कि
सिर्फ आप किताबों को पढ़ के या सिर्फ अच्छे मार्क्स लाकर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही और सच बात नहीं है। एनसीसी ने मुझे जिंदगी से लड़ना सिखाया। एनसीसी ने मुझे ये सिखाया कि कैसे लाइफ के हर्डल्स को पार करते हुए आगे बढ़ना है, कैसे मुसीबतों से पार पाकर अपने आसमान की ओर उड़ना है। डिबेट हो या फिर जो मैं बाहर जाके कॉम्पिटिशन्स करती थी, स्टेज पे परफॉर्म करती थी, उसने मुझे सिखाया कि पब्लिक को कैसे फेस करना है, अ, कैसे लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करना। और यकीन मानो लक्ष्मी, बचपन की ही बात बता रही हूँ, जब मैं थोड़ा बड़ी हो गई तो जितने ज्यादा ऑडियंस होती थी मुझे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता था। अगर मैं किसी इवेंट पे जा रही हूँ और 10-20 लोग बैठे हैं तो मेरा लो हो जाता था, मुझे लगता था अरे यार ज्यादा देखने वाले लोग हैं नहीं। तो मैं जितनी बड़ी गैदरिंग उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता था, क्योंकि मैं डांसर भी थी, मैं डांस भी करती थी, मैं उतना मस्ती से झूम के डांस करती थी। मतलब एक बार एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक कंपटीशन था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। कोई सरारा टाइप का डांस था, गाना था। उस समय मेरे पास में पैसे भी नहीं थे कि मैं स्पेशली लहंगा लेके आऊं। तो आप मैं कैसे लहंगा बनाती थी, मेरी मम्मी की साड़ी को ऐसे चुन्नट बना बना के और फिर यहाँ पे ऐसे बांध के वो लहंगा बनता था। दुपट्टे से दुपट्टा बनता था। मम्मी का ब्लाउज पहन लिया। ज्वेलरी कहाँ से लाएं? तो गोल्डन कलर के जो पेपर आते हैं, चमकते हैं, गत्ता होता है ना, गत्ता, हम लोग गत्ता बोलते थे उसको, जो कार्डबोर्ड्स होते हैं जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, उनको कटिंग करती थी बिकॉज मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। मुझे कई बार कहते तुम ज्वेलरी डिजाइनर बन जाओ, तो मैं उससे ज्वेलरी बनाती, गत्ते से अपना ऐसे वाला बना लिया। आई विल सेंड यू दैट फोटो ऑल्सो, आप चाहो तो इस प्रोग्राम में लगा लोगे कि मैंने कैसे ज्वेलरी से अपना हार बनाया है, कमर पट्टा बनाया है, अपना मुकुट बनाया, सब बना के उसको गोल्डन लगा के पूरी ज्वेलरी अपनी बनाती थी और वो पहन के परफॉर्म करती थी। मैंने इतना बेहतरीन डांस किया था उस समय, लेकिन मुझे एक भी प्राइज नहीं मिला। शायद पार्शलिटी हो गई थी या क्या हुआ था, तो थोड़ी मायूस थी मैं। और बहुत सारी तालियां बजी थी, मैंने कहा क्या हो गया, मुझे तो प्राइज नहीं मिला। तो मुझे ऑडियंस से बोला गया कि तुम्हें इनाम नहीं मिला, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें कितना नाम मिला है, क्योंकि लोगों ने तुम्हें पसंद किया है। तो हमेशा इनाम मिले ये जरूरी नहीं है। अगर आपको नाम मिल रहा है और आप सच में खुद सेटिस्फाइड हैं कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, Yes. तो यही सच्ची जीत है। कई बार आपको अवार्ड मिल जाएगा लेकिन अंदर से आपको लगेगा अरे यार, मेरी परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी थी, मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरी आत्मा ही संतुष्ट नहीं है। तो आप उस प्राइज को या उस इनाम को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, आपकी आत्मा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आपने अपना 100% दिया है, डजेंट मैटर कि आपको इनाम मिले या ना मिले, मार्क्स मिले या ना मिले, लेकिन आप विजेता हैं। ट्रू। 100%। तो मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि आप नेता, मिनिस्टर्स की सबके इंटरव्यूज ले चुके हो, तो जब उनके इंटरव्यूज लेने की बारी आती तो आपको कैसा महसूस होता है? लाइक आप बहुत कैसे नॉर्मल, बहुत नॉर्मल। देखो हाँ, वो तो। शुरुआत जब होती है, हम्म। बहुत, देखो किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो आप थोड़ा डरते हैं। अब इसी में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब मैं पहली बार डिबेट कंपटीशन के लिए गई, टॉपिक था और मुझे बोलना था, स्कूल से गई थी। मैंने शायद वहां पर भी बताया था जब मैं पुणे में आप लोगों से मिली थी, कि मैं गई और पहले तो मैं ये सोच रही थी मेरा नाम ही ना बोला जाए, वो लोग भूल जाए मेरा नाम बोलना, इतना डरी हुई थी। फिर मुझे लगा अगर नाम बोल दिया तो मैं वहां जाऊंगी और गिर जाऊंगी, मतलब कि मैं गिर गई, अब मैं तो बोल ही नहीं सकती, इतना डरी हुई थी। और फिर खैर वो लोग भूले नहीं मेरा नाम बोलना, उन्होंने मुझे बुला लिया और मैं गई। मैंने एक सांस में ग्रर सारा पढ़ दिया और मेरे पैर ऐसे ही खड़े के खड़े, जैसे ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका हो, इतनी डरी हुई थी। और मैं आगे बढ़ी हूँ ऐसे, मतलब प्राइज मिले ना मिले भाड़ में जाए, मुझे तो लग रहा था कि मेरा मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही ना करूं। ऐसा हुआ और 6 बार तक मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे कोई प्राइज नहीं मिला। मैंने अपनी मैम से कहा, इंदू मैडम से, मैम आई एम सो सॉरी, मैं डिबेट के लिए बनी नहीं हूँ, मैं पब्लिक के सामने बोल नहीं सकती, मुझे डर लगता है, मुझे आज तक कोई प्राइज नहीं मिली, आप अपना समय बर्बाद करो, मुझे माफ कर दो। मैम ने कहा आखिरी बार बोलो अमृता, अगर इस बार भी नहीं होगा तो छोड़ देना। लेकिन तब मैंने देखा मुझसे कमी कहाँ हो रही है, कहाँ मैं चूक रही हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं प्राइज पा रही हूँ, कहाँ कमी है। फिर मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि वेयर इज द लूप होल्स, कहाँ पे कमियां रह जा रही हैं। फिर मैंने उनको लिखा, पेन डाउन किया। और मेरे स्कूल की जो सबसे बेस्ट डिबेटर थी, जया पांडे दीदी, देखो मुझे आज इतने दिनों बाद उनका नाम याद आ गया, जया पांडे दीदी। तो उन वो हमारे सबसे बेस्ट डिबेटर थी। मतलब उनको देखते हम लोग ऐसे डर जाते थे, दीदी आ गई हमारे की बेस्ट डिबेटर, बाद में वो स्कूल की प्रेसिडेंट भी बनी थी। मैंने कहा दीदी आप कैसे करती हैं, आपको कैसे हमेशा प्राइज मिलता है, क्या डिफरेंस है आप में और मुझ में? तो उन्होंने कहा देखो मैं तो जो बनी हूँ मुझे मेरे भैया ने बनाया है और उन्होंने मुझे सिखाया है। मैंने कहा भैया से हम भी मिलना चाहेंगे। तो पहले तो दीदी नहीं चाहती थी, पर मैंने, कहते हैं ना कि मैं अपने
पीछा पकड़ लिया, मतलब पीछे पड़ गई दीदी के। फिर मैं भैया का नंबर तो उस समय नहीं होता था, भैया से एक दिन मिलने गई। 10 किलोमीटर मेरा दूर घर था, लेकिन मैं साइकिल चला चला के भैया जी के पास जाती थी, भैया से पूछती थी, भैया मुझे इस टॉपिक पे बोलना है, आप मुझे ना टिप्स बताइए कैसे बोलना है, क्या करना है। भैया ने मुझे कुछ टिप्स बताए, कुछ तरीके बताए, कुछ मैंने अपने आप से भी सोचे। दैनिक जागरण का अखबार आता था, उसमें जोश एक कॉलम निकलता था, उसमें पेपर कटिंग काटती थी, जो भी इंस्पायर करने के लिए मोटिवेशनल चीजें होती। शिव खेरा की किताब मैंने खरीदी और उसे पूरा पढ़ लिया उससे इंस्पायर होने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले दिनों मैं मॉडरेशन के लिए गई थी, मुझे इनवाइट किया गया था दिल्ली स्कूल मिरांडा कॉलेज में। तो शिव खेरा मुझे साक्षात मिले और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया अपनी नई बुक और अपना कप भी और अपना ज्वेलरी बॉक्स भी। मैं उन्हें उस दिन शिव खेरा से कहा, शिव खेरा जी मैंने आपकी किताब पढ़ के ही जिंदगी को बचपन में, चूंकि हम लोग के टाइम में ना इतने मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट दूर दूर नहीं था, मोबाइल ही नहीं था, माँ बाप सीधे साधे इतना कुछ नहीं समझाते सिखाते थे, तो मोटिवेशन आएगा कहाँ। तो इन्हीं छोटी छोटी चीजें जो हम गैदर करते थे उससे मिली थी। तो फिर जब भैया ने बताया मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, और चिल दिनों दिनों जान से इम्प्लीमेंट किया। और उसमें ना मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, ना सेकंड मिला, ना थर्ड मिला। अगेन आई वाज स्तब्ध, मैं एकदम स्तब्ध हो गई कि ये क्या हुआ। फिर एक अलग से अनाउंस हुआ कैटेगरी विशिष्ट वक्ता का पुरस्कार गोस टू अमृता चौरसिया, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट बोला है इस लड़की ने। और मैंने बस पकड़ लिया था कि जो जजेस होते हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे सवाल कर करके पूछना है, उनको घुसा देना है टॉपिक में, वो मजबूर हो जाएं कि अरे ये क्या पूछ रही है और ये क्या बोल रही है। तो मेरा जो वे ऑफ स्पीकिंग था उस समय डिबेटिंग का, तो वो डिफरेंट था। तो उसके लिए मुझे विशिष्ट वक्ता मिला, और उसके बाद से मैं जया पांडे बन गई अपने स्कूल की बेस्ट डिबेटर ऑफ एनएल गर्ल्स इंटर कॉलेज। और मैं भी जब मैंने एनसीसी किया, फर्स्ट रिपब्लिक डे रिटर्न कैडेट, मुझे मेरे प्रिंसिपल का बहुत आशीर्वाद मिला, और थ्रू आउट अपने स्कूल में टॉप करते 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 मैं स्कूल में जो बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड होता है वो इस तरफ पीछे रखा हुआ है, पुराना हो गया है काफी, वो मुझे मिला, तो मैं अपने स्कूल की प्रेसिडेंट भी बनी। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों को भी यही बताती हूँ कि अगर कभी किसी मुकाम पे आप हार जाएं या लगातार भी आप हार रहे हैं ना, कोई इंसान हारने के लिए नहीं बना है। टैलेंट सबके अंदर है, क्योंकि माँ के गर्भ से हर आदमी एक जैसा पैदा होता है। क्या जब मैं पैदा हुई थी या आप पैदा हुई थी तो अलग अलग थे? बिल्कुल नहीं। हम भी उसी तरह रो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उसी तरह से सुसु पॉटी कर रहे थे एकदम, कहते हैं ना छोटा सा नन्हा सा पौधा। लेकिन जो हम सीखते हैं वो इसी दुनिया में आके सीखते हैं, जो हम करते हैं वो इसी दुनिया में करते हैं, जो हम आगे बढ़ते हैं वो इसी दुनिया में करते हैं, जो हम लर्न करते हैं वो इसी दुनिया में लर्न करते हैं। हमारे ऊपर हम क्या लर्न कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जिंदगी की दशा और दिशा को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि आपकी जो स्टोरी है ना, जर्नी, एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, हारना गिरना फिर चलना। तो हम वो कैप्चर करना चाहते हैं, तो वही बिल्कुल। स्टेज। मैं बाय बॉर्न, आई वॉज नॉट बाय बॉर्न में कोई विनर नहीं थी मैं तो। मुझे तो लगता है बहुत बहुत ही एवरेज थी। थर्ड क्लास तक तो मेरे मैथ के टीचर मुझे एक थप्पड़ मारा था कि इसको मैथ्स नहीं आ रही है। मैं थर्ड क्लास तक सोचती थी हाई मुझे एक प्राइज मिल जाए, कॉन्सोलेशन ही मिल जाए, ताकि एक प्राइज तो मेरे घर में लग जाए। लेकिन उस समय मुझे दिमाग मेहनत नहीं कर रही थी, मुझे पता नहीं था, राइट वे नहीं पता था। लेकिन फोर्थ क्लास से मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया कि कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पोजीशन लानी है। मैं एकदम जैसे कहते हैं अर्जुन की तरह मैंने निशाना साध लिया कि कैसे मछली की आंख पर। यस। और फिर उस दिशा में बढ़ना शुरू किया, और तब से लेकर मुझे लगा, मतलब अपने स्कूल में भी और कॉलेज में भी मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बात का तो मुझे गर्व है। थैंक यू सो मच। यस मैम, सो वी वांट टू मूव इन अनदर क्वेश्चन। तो जैसे कि मैम जानते हैं कि संसद टीवी एक सरकारी चैनल है, राइट? तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री डिबेट वगैरह शो करते हैं। तो हमारा मीडिया अभी शिफ्ट हो गया, पहले जो मीडिया था अभी वैसा नहीं दिखता, अभी लोग बहुत मसाले अलग चीज डाल के न्यूज को प्रेजेंट करते हैं। उसमें आपका क्या विचार है? बिल्कुल वही विचार है जो आपका है, या जिस तरफ आप इंडिकेशन दे रही हैं। आई एम सॉरी टू से, जब हम ये कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप सोचिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अगर पदवी हमें मिल रही है, तो आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। यानी कि हम जो दिखा रहे हैं, जो हम सुना रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, उसको लेकर हमारी जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, ताकि किसी भी चीज को या हमारे इस लोकतंत्र की आत्मा को आघात ना पहुंचे। लेकिन आई एम सॉरी टू से,
आज के जमाने में हर चीज का जो है वो बाजारीकरण हो चुका है, और सबसे तेज सबसे आगे निकलने की जो होड़ है उसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा रहा है। और बिना खबरों की ऑथेंटिसिटी को चेक किए हुए, बिना उसकी विश्वसनीयता को देखे हुए, आप सही गलत का मूल्यांकन किए बगैर आप चीजों को एक तरीके से परोस रहे हैं, जबरदस्ती परोस रहे हैं। इतने ऐसे कंटेंट हैं, मैं कह Yes. सकती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, जो टीवी पे आने नहीं चाहिए, जो दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जैसा सोसाइटी को दिखाएंगे सोसाइटी वैसी बनेगी। पर उस तरह की वाद विवाद, उस तरह की चीजें सामने आ रही हैं जो नहीं आना चाहिए। तो आई एम सॉरी टू से, कहीं ना कहीं मीडिया थोड़ा सा भटका हुआ है, क्योंकि वो अपनी असल जिम्मेदारी को भूल कर वो एक होड़ में दौड़ रहा है। और जब हम किसी होड़ में होते हैं ना, तो सही गलत का फर्क भूल जाते हैं। मुझे लगता है इस होड़ से दूर होना पड़ेगा। हमें खुद अपने जो अपना कोड ऑफ कंडक्ट है वो निर्धारित करना पड़ेगा। और इस मामले में आई एम ब्लेस्ड कि संसद टीवी में रहते हुए, चूंकि हमारा कंटेंट ही एकदम अलग है, पार्लियामेंट्री हमारा मैंडेट है, और पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के प्रोग्राम्स हैं, कमेटी रिपोर्ट हैं, और या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो मिनिस्टर्स के इंटरव्यूज हैं, हमारे जो एमपीज हैं, आपके प्रतिनिधि आपके द्वार, तो ये सारी चीजें हम कंटेंट ओरिएंटेड चीजें, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के प्रोग्राम्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग इससे नॉलेज उनमें आती है, इन्फॉर्म्ड होते हैं, अवेयर होते हैं। अ, कई बार लोग हमें इस बात के लिए भी कहते हैं कि आप तो सिर्फ सरकारी बातें करते हैं। लेकिन ठीक है, सरकारी बात की, सरकार की बात जनता तक पहुंचाना तो कहीं ना कहीं हम एक माध्यम है, और मीडिया दरअसल एक माध्यम है। लेकिन अगर माध्यम अपनी भूमिका को गलत तरीके से पेश करने लगे, तो वहीं पर जो चीजें हैं बिगड़ने लगती हैं। तो प्राइवेट चैनल्स को थोड़ा सा, मुझे लगता है, रूल्स रेगुलेशन और कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, सेल्फ रेगुलेशंस का, कि आप अंधे मत हो जाएं कि चीजों को तुरंत और जल्दी दिखाना है कि सही गलत भूल जाए। डिबेट्स में आप मुद्दे पर, टॉपिक पे बात करने की बजाय आप एक दूसरे को लड़वाना शुरू कर दें, तो मिर्च मसाला और नमक मिला के आप उस खबर की आत्मा को मार देते। नेता ने उस नेता को गाली दी, क्यों दी, कैसे दी, कैसे नहीं देनी चाहिए, ये कपड़े पहने, क्यों नहीं पहने, ऐसे मुद्दे जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, इसकी तरक्की से कोई लेना देना नहीं, ऐसे मुद्दों पे डिस्कशन होता है तो बहुत दुख होता है। सही कहा मैम आपने, बिल्कुल। तो मैम, आपको क्या लगता है कि एक आज्ञाकारी यानी ऐसी कौन सी क्वालिटी एक पत्रकारिता में होनी चाहिए, वो आइडियल लाइक जर्नलिस्ट बन सके? तो हम ये बात करते कि एक जर्नलिस्ट की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है या क्वालिटी, वो उसमें ये कोई मिर्च मसाला या नमक नहीं होनी चाहिए। आप उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से करिए, दैट इज अनदर वे, कि आपने उसको खूबसूरत बना दिया है, खाने को लजीज बना दिया है, लेकिन आप उसके इंग्रेडिएंट्स को चेंज मत करिए। आई एम सॉरी, आप खाने को लजीज बनाने के लिए आप उसकी उसकी आत्मा के साथ मत खेलिए। सच दिखाना चाहिए, और कभी भी ऑथेंटिसिटी के साथ और अपनी जिम्मेदारी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है। आप कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अकाउंटेबल भी होगा, कि आप उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी भी ले। तो मुझे लगता है सबसे पहली जो शर्त है या क्वालिटी है वो एक जर्नलिस्ट में होनी चाहिए। बाकी चीजें तो बाद में आती हैं, कि आप कितनी कितनी जानकारी है, या आप किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कितने इंटेलिजेंट है या कितने प्रेजेंटेबल हैं, ये सब तो बाद में आती है। सबसे पहले तो यही कि आपकी अकाउंटेबिलिटी दूसरे नंबर पे, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले ऑथेंटिसिटी, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई। जागरूक कर रहे हैं आप समाज को, ना कि दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो कोशिश करिए और सतर्क रहिए कि आप जो दिखा या बता रहे हैं उससे दिग्भ्रमित ना लोग हो, मिसगाइड ना हो, बल्कि अवेयर हो, इन्फॉर्म्ड हो। यस, ट्रू ट्रू, वेरी वेरी ट्रू मैम। अगर मैम किसी को संसद टीवी में ऐसा एंकर बनना है आपके जैसा, तो उसे क्या करना होगा फ्रॉम स्टार्टिंग? ये देखो, मेरे जैसा मत बनो, क्योंकि देखो, मुझ में हमेशा ये मानती हूँ कि कि अच्छा की कोई एक लिमिट नहीं होती, मतलब बेस्ट की कोई लिमिट नहीं होती। तो मुझसे बेहतर बनो। मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं जिसमें मैं अभी भी काम कर रही हूँ, और कि बस जल्दी कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी कमियों को हमेशा देखती हूँ, और उनको दूर करने की कोशिश करती हूँ, अपनी अच्छाइयों से प्रेरणा लेती हूँ। मुझसे बेहतर बनने के लिए, न सिर्फ संसद टीवी में, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में जाने के लिए, आप जो भी कर रहे हैं ना, जिस भी प्रोफेशन में है, नॉट ओनली इन जर्नलिज्म, आप अपने प्रोफेशन के साथ पूरी ईमानदारी बरतिए।
बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लें। क्योंकि अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू, क्योंकि तब आपके लिए काम काम नहीं रह जाएगा। वो 8 घंटे की या 10 घंटे की या 12 घंटे की जॉब नहीं रह जाएगी। तब आप उसे जीने लगेंगे, वो आपका वे ऑफ लाइफ स्टाइल हो जाएगा। आप उसको महसूस करेंगे, आप उसको उसको अपने दिल में आत्मसात करेंगे। आप उसको इंजॉय करेंगे, आप अपने पैशन को। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे मम्मी डैडी ने मुझे अगर नृत्य क्षेत्र में आगे बढ़ाया होता तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी नृत्यांगना होती। मतलब मैं ये खुद ही मुझे एज्यूम करती हूँ, मुझे ऐसा मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि वो मेरा बचपन का पैशन था कि वो मैं पैदा होने के बाद से ही मेरे कदम थिरकने शुरू हो चुके थे। और वो कला मेरे अंदर बाय बर्थ थी, शायद पिछले जन्म में भी होगी और कैरी फॉरवर्ड हो गई इस जन्म में भी। तो आपकी जो क्वालिटी है ना, या आपका जो पैशन है, या आप जिसमें अच्छा फील करते हैं, इसलिए करियर ऑप्ट करते समय दूसरों से राय जरूर लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए, लेकिन करिए वही जो आपको करना अच्छा लगता है, जिसमें आप इंजॉय करते हैं, जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं। तभी आप आगे बढ़ेंगे। और ये हर प्रोफेशन के साथ लागू होता है। और अगर आप जर्नलिज्म में आना चाहते हैं तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसे तो आपको पूरा करना ही होगा। आपको जर्नलिज्म की डिग्री भी चाहिए, जो बेसिक, अगर आप एंकर बनना चाहते हैं तो आपकी वैकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, शब्दों पे कमांड, और आपका जो उच्चारण है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, खबरों की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, खबरों को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कई बार डिश बहुत अच्छी है, खाना बहुत लजीज है, लेकिन उसको परोसने परोसने का जो तरीका है वो अगर बहुत अच्छा है तो कहते हैं ना, सोरी पे सुहागा। तो ये सारी चीजें एक साथ कंबाइंड होती हैं। और जर्नलिज्म कोई नौकरी नहीं है, ये कोई पेशा नहीं है, ये तो एक्चुअली पैशन है। इसलिए जर्नलिज्म को कोई जॉब अगर टाइटल देता है तो मैं बहुत उससे इत्तेफाक नहीं रखती। मुझे लगता है जर्नलिज्म जो है वो अ, ये एक पैशन है, और ये एक अंदर एक ये एक विचार है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ तुम जर्नलिस्ट नहीं हो, या कोई आईएएस ऑफिसर वो है वो जर्नलिस्ट नहीं है। जो भी जर्नलिस्टिक तरीके से सोच रहा है, चीजों को लिख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, और उस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, वो जर्नलिस्ट है। और आजकल तो आपको पता है फ्रीलांस जर्नलिज्म कितना ज्यादा हाइप पर है, लोग खुद किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको पीछे छोड़ रखा है, वो भी तो जर्नलिस्ट ही हैं। यस यस, बिल्कुल सही मैम। आवाज होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए वो करने का। बिल्कुल बिल्कुल। यस। लोगों से कनेक्ट करने का आपके पास माध्यम होना चाहिए कि आप कैसे कनेक्ट करें। और इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आप अकेले 10 20 25 50 100 1000 लाख, आई डोंट नो कितने भी कह सकते हैं, आप उन लोगों को कहीं ना कहीं एक दिशा बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। यस ट्रू। अब मैम जैसे हम देखते हैं आपका कानून शो, आपके बहुत सारे शोज है, तो एक शो को बनाने में आपकी कितनी प्रैक्टिस जाती है, लाइक कितना समय जाता है? क्योंकि हमारे सामने तो वो आधा घंटा का निकल के आता है, पर डेफिनेटली टाइम तो जाता होगा। ऑब्वियसली बात है, किसी भी एक प्रोग्राम में जो आप देखते हैं कि एक एंकर जो है वो 4 गेस्ट को बैठा के बातें कर रहा है, कुछ विजुअल्स आ गए, कुछ इन्फॉर्मेशन आ गए, आधे घंटे में वो आपको टीवी पे दिखे और आपको लगा अरे ये तो आधे घंटे का शो है, लेकिन एक्चुअली वो आधे घंटे का नहीं होता है। उसके पीछे कई दिनों की मेहनत होती है, उसके पीछे कई घंटों का पोस्ट प्रोडक्शन या प्री प्रोडक्शन वर्क होता है। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें आप कॉन्सेप्ट से लेकर, रिसर्च से लेकर, उसके स्क्रिप्टिंग से लेकर, उसके वॉइस ओवर से लेकर, उस ग्राफिक्स से लेकर, उसकी एडिटिंग से लेकर, उसको ऑर्डर करने तक, उसको दोबारा प्रीव्यू करने तक लेकर बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें कई बार और लोगों की आपको सहयोग की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल टीम की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप अपने शो को ओन करते हैं, जैसे मैं अपने बहुत सारे शोज को, इनफैक्ट मैक्सिमम सारे ही शोज को मैं ओन करती हूँ, चाहे वो सरोकार हो या आपका कानून हो या संकल्प साधना सिद्धि, मैंने एक नया स्पिरिचुअल शो शुरू किया है, या फिर जो मिनिस्टर्स के इंटरव्यूज हैं, या फिर जो मैं स्पेशल रिपोर्ट्स करती हूँ। अभी मैंने 15 अगस्त पे बहुत सारी स्पेशल रिपोर्ट्स की, जो जिसकी काफी अच्छी व्यूवरशिप रही, लाखों में, मिलियंस में। तो आप जब ओन करते हैं तो आप उसको शुरू करने से लेकर उसके लास्ट ऑन एयर जाने तक की आपकी जिम्मेदारी होती है। तो आप एक एक कदम पे बड़ा फूक फूक के रखते हैं, और ये टाइम टेकिंग तो है, बिकॉज क्रिएटिविटी नीड्स टाइम। क्रिएटिविटी के कोई आवर्स नहीं होते कि जो 8 घंटे की शिफ्ट में ही आपको ये याद आएगा अरे इसका ये टाइटल होना चाहिए, या इसमें ये पिक फुटेज लगनी चाहिए। ये टाइटल आपको शायद वॉशरूम में आपके घर में बैठे ही आपको याद आ सकता है। तो वो 24x7 आपके दिमाग में चलता रहता है। तो हम जैसे लोग जब अपने ऑफिस से घर आते हैं
तो काम खत्म नहीं होता है एक्चुअली, वो हमारे साथ ही आता है, वो हमारे दिल में रहता है, वो दिमाग में रहता है कि इसका क्या टाइटल, कौन सी फुटेज लग सकती है, इसमें ये हो सकता है, उसमें वो हो सकता है। तो एक क्रिएटिव व्यक्ति जो है वो 24 घंटे अपने क्रिएशन को जीता है। इट्स लाइक आवर बेबी, कोई भी हमारा प्रोग्राम हमारे बच्चे की तरह होता है, तो उसके हर पहलू पे सोचना पड़ता है और तभी वो निकल के आता है। आपकी बातें सुन के ऐसे लग रही है कि लाइक आप शब्द के खजाना हो। लाइक शब्द कुछ होते हैं जो पैसे के राजा होते हैं, कुछ कुछ आप शब्द के राजा हो। बिल्कुल भी, मैं और कोशिश कर रही हूँ कि ये खजाना मेरे पास और आए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और इतना बड़ा अथाह खजाना है हमारे पास इस दुनिया में और इस ब्रह्मांड में, इतनी चीजें हैं जानने और समझने के लिए। हमें तो लगता है कि जैसे कहते हैं ना, हम अपने अपने ब्रेन का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा यूज करते हैं। इस ब्रह्मांड को अभी हमने 0.55% ही जाना है, या शायद 1% ही जाना है, Yes, या हाँ। समझा है, या सीखा है। करने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप क्या करते हो? लाइक आप बुक्स पढ़ते रहते हो, बहुत सारे ये रीडिंग्स करते हो आप यूजुअली जब आप नहीं देखिए होता? कुछ तो, हम्म। हाँ, नहीं ऑब्वियस सी बात है, आपको जब इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको अपने आप को नॉलेज आपको लेनी है कहीं से, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, वो तो हाँ। बेसिक एक कहते हैं शर्त हो जाती है कि आप रोज 2-4 तरह के अखबार पढ़िए, जिसमें मैं चूंकि हिंदी न्यूज एंकर करूँ तो मैं हिंदी अखबारों को जरूर पढ़ती हूँ, मैं इंग्लिश भी पढ़ती हूँ पर हिंदी को भी जरूर पढ़ती हूँ। तो हिंदी भी पढ़ रही हूँ, इंग्लिश भी पढ़ रही हूँ, इसके अलावा कुछ नॉवेल्स भी पढ़ रही हूँ, कुछ किताबें भी पढ़ रही हूँ। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पे इन डेप्थ रिसर्च भी करना होता है, वो भी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जब आप ये चीजें करने लगते हैं ना, तो आपके खुद के ओरिजिनल थॉट्स भी जनरेट होने लगते हैं। आपके सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ने लगती है, आप एक्सपेंड होने लगता है आपका जो दिमाग और सोचने का जो पूरा क्षेत्र है। तब आप चीजों को यस। उस तरीके से इंटरप्रिटेट करने लगते हैं, उस तरीके से आप उसको शब्दों में उतार देते हैं। इसलिए एक एंकर से एंकर नहीं होता, बोल वही अच्छा सकता है जो अच्छा लिख सके, है ना। तो एक अच्छा लेखक होना बहुत जरूरी है। और मैं तो कहूंगी, अगर आप एक एक्टर हैं, आप लाइव फील्ड से अगर आप लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, तभी आप एक अच्छे एंकर बन सकते हैं जो यूज कर सकते हैं। तो आज की जनरेशन जो कि एंकर्स को देख के बड़ा खुश होती है और बड़ा मतलब इम्प्रेस होती है, उसको लगता है कि यार मुझे भी एंकर बनना है। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि एंकर सिर्फ टीवी पे दिखने वाला एक सुंदर सा और सजा हुआ चेहरा नहीं होता, उसके पीछे एक मेहनत होती है। और एंकर को सिर्फ एंकर नहीं होना होता है, उसे सिर्फ बोलना नहीं होता है, उसे लिखना पढ़ना और समझना होता है, उसे कार्यक्रम भी बनाने होते हैं। आजकल तो वैसे भी जर्नलिज्म की फील्ड में पैकेज हो गया है कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए और तभी यस। आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ट्रू। किसी का लिखा हुआ आप जब पढ़ेंगे तो आप उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब खुद का लिखा हुआ आप पढ़ेंगे तो वो आपके ओरिजिनल है, तो आपकी कनेक्शन भी उसी हिसाब से होगा। और अगर उसको आप ना भी, अगर वो टेलीप्रॉम्प्टर पे है तो भी आप उस पे एक्सटेम्पोर बोल पाएंगे, क्योंकि वो आपका ओरिजिनल थॉट है। इसलिए खुद की, कहते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ, मैं दोबारा इस बात को बोल रही हूँ जो मेरे बचपन में मेरे लिए एक प्रेरणा वाक्य था, कि हमेशा अपनी ही चीजों पे विश्वास कीजिए और खुद को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि पका पकाया माल मिल जाए और हम उस पे आगे बढ़ जाए। यस। ट्रू ट्रू। मैम, जैसे कि आपने कहा कि आप बहुत संसद लाइक जो साधु संत होते हैं उनके भी आपने इंटरव्यूज लिए, मंत्री, ये सारे, इन सारी चीजों में आपको सबसे कॉमन थिंग्स क्या लगा? मतलब इतने बड़े विचारों वाले लोगों में क्या कॉमन थिंग्स था? देखिए, इसकी बात करूँ, अगर सेलिब्रिटीज की बात करूँ, तो एक आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं ना, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज होती है, वो एक जो कॉमन चीज होती है कि उन्हें उनका लक्ष्य निर्धारित है, उन्हें पता है कि मुझे कहाँ जाना है, वो बहुत फोकस्ड हैं, वो फोकस्ड हैं और इसीलिए वो उस जगह पर जा पाए हैं। तो फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। और अगर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लोगों की बात करूं, तो मैंने ये महसूस किया है कि हर व्यक्ति अपने सब्जेक्ट को लेकर काफी काम करता है और तभी वो उस जगह पे पहुंचा है। यानी कि मैं जब भी किसी बड़ी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करती हूँ, चाहे वो स्पिरिचुअल गुरु हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, खेल जगत से हो, अपने प्रोफेशन को लेके ईमानदारी मुझे झलकती है। अगर वो एक कद पे पहुंचा हुआ आदमी है, क्योंकि वो ईमानदारी है तभी आप उस कद पर पहुंचे हैं। तो वो ईमानदारी होना बहुत जरूरी है, फोकस होना बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। ये सारी क्वालिटीज मुझे दिखती हैं। और आपने कहा स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअली मैं, मेरे बहुत करीब है, मैं अंदर से बहुत स्पिरिचुअल भी हूँ, बहुत मॉडर्न भी हूँ, बहुत स्पिरिचुअल भी हूँ। और कोई अगर स्पिरिचुअल है तो वो मॉडर्न नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते।
स्पिरिचुअलिटी हमें जीने का तरीका सिखाती है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे हर्डल्स हैं, आपको उनसे कैसे पार करते हुए आगे जाना है, ये हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। कैसे सोचना है, कैसे समझना है, ये हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है कि आप कौन हैं, आप हैं कौन। सबसे पहले तो हम यही नहीं समझ पाते हु वी आर, अपने आप को समझिए, उसके बाद आप दुनिया को समझेंगे। स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि आप कौन है, आपकी क्वालिटीज क्या है, आप क्या कर सकते हैं। आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, आप तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी ही सिखाती है। इसलिए मुझे लगता है बच्चों को स्पिरिचुअल होना भी बहुत जरूरी है। उन्हें स्पिरिचुअल गुरुओं से सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। और किसी ना किसी को तो आपको अपना इष्ट देव मानना ही पड़ेगा। जैसे मैं तो निराकार ब्रह्म की उपासक हूँ। मैं किसी भी एक गॉड को, मतलब क्योंकि गॉड मेरे लिए तो एक ही है, वो नेचर भी हो सकता है, गॉड का कोई रूप रंग नहीं है, वो एक पावर है, वो एक ज्योति है, वो एक लाइट है। तो गॉड को मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, उनसे पावर लेती हूँ। उनसे कभी कुछ मांगती नहीं, कहती, मैं कहती हूँ कि तुम तो मेरे पिता हो, मुझे तुमसे शक्ति लेना तो मेरा अधिकार है, क्योंकि वो परमात्मा है और मैं आत्मा हूँ। तो परमात्मा और आत्मा का संबंध तो एक पिता और बच्चे के जैसा ही है। तो जिसका पिता स्वयं परमात्मा है, उसको किस बात की कमी है। इसलिए जो ईश्वरीय पावर है, वो अपने साथ हमेशा लेकर चलिए। आप जिंदगी के किसी भी मुकाम पे खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। कुछ अगर बुरा भी हो रहा है ना, तो आप ये सोचिए कि ये मुझे कुछ सिखाने के लिए ही हो रहा है। रात है और दिन भी है, और सुबह भी है, तमाम तरह के फ्लेवर हैं। बारिश है तो कड़क धूप भी है, नहीं तो जीवन में क्यों नहीं होंगे। तो हर चीज को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपको आत्मसात करना चाहिए, और सबसे कुछ ना कुछ लर्न करना चाहिए। आप कभी नहीं हारते हैं, आप दरअसल हमेशा सीखते हैं। कहीं कुछ हार भी हुई तो आपने उससे कुछ लर्न किया। तो देखिए ना, लर्निंग का जो प्रोसेस है, वो तो पूरी लाइफ चल रहा है आपके साथ। आप यस, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। ये लोग सोचते हैं कि ये सारी चीजें, भक्ति, ये सब चीजें एक उम्र के बाद होती है, बट ये मेंटली होती है, जब आप जन्म देते हो जब से शुरू होती है। ये ये बिल्कुल बिल्कुल, आपने इस दुनिया में आए, आप, उस परमात्मा ने आपको भेजा है। देखो, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि दे समथिंग, एक पावर है इस ब्रह्मांड को जो चला रहा है। एक छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जा जाता है। बच्चा इतना छोटा पेट में आता है और भी कैसे इतनी दुनिया में बड़ा एक आदमी बन जाता है। ये दुनिया कैसे चल रही है, कोई पावर है, और वो गॉड है। वो मे बी इनविजिबल है, वो हो सकता है वो हर जगह पे है, लेकिन वो शक्ति है। और हम उस शक्ति के बच्चे हैं, उस परमात्मा के बच्चे हैं। हम आत्मा है, जिसे कभी कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता। आपको पता है, आपने पढ़ा है गीता में, नैनम छिदन्ति। तो आत्मा का पिता ही परमात्मा है, तो उस परमात्मा से ही आपको लगातार शक्ति मिल रही है। लेकिन आपको उस परमात्मा को पहचानना होगा, खुद को उससे कनेक्ट करना होगा। इसलिए प्रे करना भी बहुत जरूरी है, ध्यान करना भी जरूरी है, मेडिटेशन करना भी जरूरी है। इतना लाइफ क्योंकि इतनी रश वाली है, एकांत में बैठ के खुद को कनेक्ट करना जरूरी है, ताकि आप अपने पिता से, अपने असली फादर से शक्तियां प्राप्त कर सके। बिल्कुल ट्रू। बिल्कुल मैम, बहुत सही कहा आपने। तो मैम आपकी लाइक जर्नी कैसी होती है, डे में आप स्टार्ट हो? तो मैं ये बता रही हूँ कि आई एम मैरिड एंड आई एम प्राउड मदर ऑफ टू ब्यूटीफुल किड्स। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं। आप माँ भी हैं, आप पत्नी भी हैं, आप किसी की बहू भी हैं, आप किसी की बेटी भी हैं। और ये जो रिश्ते हैं ना, खासकर बेटी होना, बहू होना, पत्नी होना और माँ होना, बहुत, इसमें सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो माँ का है। जिम्मेदारियां होती हैं, आपको इनको निभाते हुए अपने प्रोफेशन की तरफ आगे बढ़ना है और अपने करियर को ग्रोथ पे ले जाना है। तो बैलेंस बनाना पड़ता है। कभी मुझसे किसी ने पूछा था कि आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल वुमेन की परिभाषा क्या है, तो मैंने बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस बिटवीन personal and professional life is beautiful definition of how you balance your life, your profession and your personal life. This is the this is determine actually successful life. तो तराजू का एक पलड़ा अगर बहुत भारी हो जाएगा और एकदम एकदम ऊपर उठ जाएगा, तो आप इसको लाइफ का बैलेंस नहीं कहेंगे और इसे सक्सेस भी नहीं कहेंगे। तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाना है और अपने प्रोफेशन में भी आगे बढ़ना है, तो आपको बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। कई बार दिक्कतें आती हैं। कई बार ऑफिस में लगता है कि बच्चों की वजह से काम नहीं हो पा रहा है, कई बार बच्चों की वजह से लगता है कि ऑफिस में काम नहीं हो पा रहा है, या वाइस वर्सा। तो वर्किंग वुमेन्स को अपने लिए हेल्पिंग हैंड्स भी रखने पड़ते हैं। मैंने भी एक मेड घर पे रखी हुई है, इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ हेल्प करती है तब मैं बाहर जाके काम कर पाती हूँ। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है।
लेकिन आपको अपने हेल्पिंग हैंड्स रखने पड़ते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे काम करने हैं, आपको बाहर जाना है, शूट पे जाना है, अपने आउटडोर जाना है। तो बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। तो सुबह है, सुबह उठते उठते तो मैं जैसे कि बताया कि मैं परमात्मा को बहुत मानती हूँ, ईश्वर को। तो मैं उठते उठते पहले तो सेल्फ अफर्मेशंस करती हूँ, खुद के लिए खुद को करती हूँ, ब्लेसिंग्स लेती हूँ। पानी भी अगर पीना है तो उसको चार्ज करके पीती हूँ, उसको ब्लेसिंग्स दे के पीती हूँ, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और पानी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो जो हम उसमें बोलते हैं वो उसको लेता है और फिर वो आपको देता है। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है कि आप पानी को चार्ज करके पीजिए, ब्लेसिंग्स देके पीजिए। उसके बाद दिन की शुरुआत होती है ऑफिस की बात है बच्चों से। सबसे पहला काम, इनफैक्ट मैं खुद भी पानी पीने से पहले अपने बेटे के रूम में जाती हूँ, उसको उठाना होता है, उसे पानी देना होता है, बेटा उठो, आपको पढ़ना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको स्कूल जाना है। बेटी को उठाना होता है। इन लोगों की लाइफ को थोड़ा सेट करते हैं, इनके डे की स्टार्ट करवाते हैं, फिर मेड को थोड़ा इंस्ट्रक्ट करना कि आज ये बनेगा, बच्चों को स्कूल भेजना। और उसके बाद फिर फटाफट, कई बार मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती है तो मैं पहले से इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ कि आज ऐसा होगा, थोड़ा बहुत आप लोग को खुद मैनेज करना होगा क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए रश करना है। उसके बाद फिर मैं ऑफिस निकलती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि जब मैं ऑफिस में हूँ तो मैं ऑफिस से पूरा फोकस करूँ, अपने पूरे काम पे फोकस करूँ। मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। मैं बहुत ही इमोशनल मदर हूँ, मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता होती है जब मैं उनसे दूर होती हूँ। तो मैं कई बार काम करते करते मैं मोबाइल को ऐसे रख देती हूँ और काम करती हूँ, बीच बीच में देखती रहती हूँ बच्चे ठीक हैं, ठीक से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मतलब उन पे पूरी निगरानी रखती हूँ। और हर कमरे में मैंने सीसीटीवी लगवा दिया है। अपनी मेट से लगातार बीच बीच में बात करना। उसके बाद शाम को आना, तो कोशिश ये होती है कि कई बार हम घर पे काम लेके आते हैं, ऐसा हो जाता है, लेकिन कोशिश होती है कि बच्चों के साथ थोड़ा वक्त जरूर बिताएं, उनसे बातें करें, उनके दिन भर के, उनकी दिनचर्या के बारे में पूछें, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। क्योंकि बच्चों के फ्रेंड्स उनके माता पिता होते हैं, और अगर आप अपने आगे बढ़ने के चक्कर में, अपने करियर ओरिएंटेशन के चक्कर में बच्चों को इग्नोर किया, तो ये एक बहुत बड़ी बेईमानी होगी। क्योंकि जिसको आप इस धरा पे लेके आए हैं, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उनको नरिश करना पहली प्राथमिकता हो जाती है। तो कई बार अपने काम को भी साइड करके बच्चों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करना, उनकी खुशियों में शामिल होना, उन्हें घुमाना, उन्हें पढ़ाना। हालांकि मैंने सपोर्टिंग के लिए ट्यूशंस लगा रखे हैं, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है कि दोनों बच्चों को पढ़ाया भी जा सके। हाँ, उसमें मॉनिटरिंग जरूर कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर वही शाम को बच्चों को खिलाना पिलाना और उन्हें सुलाना। तो मुझे लगता है कि अच्छा लगता है मुझे कि मैं एक मदर का भी रूप जो है अच्छा सा निभा पा रही हूँ, एक पत्नी का भी, और अपने एक प्रोफेशन में भी ठीक ठाक कर पा रही हूँ। क्योंकि बैलेंस बनाना ही मेरी शुरू से प्राथमिकता रही है। मैंने करियर में इतनी ऊंचाई कभी नहीं चाही। आई एम ट्रूली स्पीकिंग, मतलब फ्रैंक, वेरी टू बी वेरी फ्रैंक लक्ष्मी, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इतनी आगे बढ़ूं, इतनी आगे बढ़ूं। आगे बढ़ना तो हर कोई चाहता है। अ, सफलता मैं हमेशा से मानती रही हूँ कि इसकी कोई मंजिल नहीं होती, ये एक रास्ता होता है और आपको चलते चले जाना है। इसकी तो कोई कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं परिवार की कॉस्ट पे नहीं, अपने बच्चों को पूरा टाइम दूं, उन्हें कभी कोई शिकायत ना हो, उन्हें कभी ऐसा ना लगे कि हमें इग्नोर किया गया या हमें कहीं किसी मुकाम पे छोड़ दिया गया। परिवार को आपकी, क्योंकि परिवार आपकी ताकत होता है। जब कुछ नहीं होता है आपके पास, लोग आज आपको क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपके पास कोई पद है, कोई कोई सम्मान है आपके पास, कोई आइडेंटिटी है। लेकिन परिवार के साथ जो रिश्ते होते हैं वो निस्वार्थ होते हैं। वो आपको तब भी आपके साथ होते हैं जब आप कुछ नहीं होते हैं। तो अपनी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, परिवार, उससे हमेशा जुड़ के रहना चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़ के रहना चाहिए। और वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके साथ ये स्ट्रेंथ होती है। बिल्कुल सही मैम, 102%, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैम मैंने देखा है कि आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम, तो आप खुद ही हैंडल करते हैं अपने प्लेटफॉर्म, या उसके लिए भी कोई है आपने रखा है सच बताऊं, सोशल मीडिया मुझे बहुत डराता है, घबराहट होती है मुझे। बिकॉज देखो, हम ऐसे प्रोफेशन में हैं कि हमें अपडेट करना पड़ेगा। खुद को अपडेट करना पड़ेगा, और हम क्या कर रहे हैं ये भी अपडेट करना पड़ेगा। मैं किसी से नहीं करवाती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ। तो मैंने अपना एक टाइम डिसाइड किया हुआ है कि मैं आज दिन भर में आधा घंटा या एक घंटा चारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दूंगी, इससे ज्यादा नहीं। तो मैंने इसकी एक टाइम लिमिट डिसाइड की कर रखी है कि मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगी। तो इससे क्या होता है कि मेरा टाइम बचता है, मैं बाकी चीजों पे ध्यान दे पाती हूँ। अगर मैंने सोशल मीडिया को ही पूरा दिन भर देखना और लगाना शुरू कर दिया तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए मैं हर आदमी को कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया पे आप जरूर जाइए, वो तो आज की नीड है। और एक दूसरे से कनेक्ट करने का एक बहुत ही उम्दा माध्यम भी है, लेकिन उसमें भी हमें अपनी सीमाएं और जो समय बाउंड्रीज हैं वो निर्धारित करनी पड़ेगी कि हम एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। तो वी शुड
अपने आप को हमें मार्क करना होगा कि कहाँ पे हमें रुकना है। तो मैंने तो अपना टाइम फिक्स कर रखा है कि 1 घंटा मुझे सोशल मीडिया को डेली देना है, नॉट मोर देन दिस। यस मैम, दैट्स ग्रेट। और मतलब आप समय के साथ बदल रहे हो, पर समय आपको नहीं बदल रहा है, आप समय के साथ खुद को बदल रहे हो। दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो मैम, हम अभी रैपिड फायर क्वेश्चन में। हाँ। यस मैम, बोलिए। ओके। नहीं नहीं, बोलिए। यस यस, वही मैं कह रही थी कि यार दिस इज, समय आपको नहीं बदल रहा है। जो आपकी मूल क्वालिटीज होती है ना, जैसे कि मैं गोरखपुर में एक से निकलकर दिल्ली जैसी जगह पे आई, मैं जापान भी गई थी, मैंने एनएचके में काम किया वहां पे। आ, लेकिन आप कहीं भी चले जाए, जो आपकी मूल संस्कार हैं, जो आपकी मूल यू नो जो आपकी ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, वो आपके साथ कभी, वो कभी आपसे दूर नहीं होनी चाहिए। वही आपकी असली स्ट्रेंथ है। अगर आप दुनिया को देख देख के रंग बदलने लगे, आपकी ओरिजिनलिटी तो खत्म हो जाएगी। और वही आपकी स्ट्रेंथ है, तो अपनी इस स्ट्रेंथ को हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए। और चलिए रैपिड फायर शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो हम स्टार्ट करते हैं। टी या कॉफी? कॉफी। बिकॉज टी से ज्यादा मुझे एनर्जी कॉफी में मिलती है, लेकिन मैं टी और कॉफी दोनों ही बहुत लिमिटेड लेती हूँ, तभी लेती हूँ जब मेरा मन करता है। आई एम नॉट अ रेगुलर कि मैं टी कॉफी डेली ले रही हूँ। यस। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउट? समटाइम बोथ, बट आई लाइक मॉर्निंग पर्सन। नाइट आउट कभी कभी करनी पड़ती है अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आप पार्टीज कर रहे हैं या कोई किसी फंक्शन में जा रहे हैं, या कई बार नाइट में लॉन्ग ड्राइव पे निकलना भी अच्छा लगता है। लेकिन मॉर्निंग मुझे नाइट से ज्यादा अच्छी लगती है, तो आई एम मॉर्निंग पर्सन। मैं कोशिश करती हूँ जितनी जल्दी हो सके सुबह उठूं। बुक या नेटफ्लिक्स? बुक्स। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? हिली, आई विल नॉट से एनी डेस्टिनेशन, बट हिली एरियाज, पहाड़ मुझे बहुत पसंद है। यस। ड्रीम इंटरव्यू पर्सनालिटी? इट्स क्वाइट टफ क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मेरा मैं अपनी राष्ट्रपति जी जो हैं हमारे, द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि उनकी जो जर्नी रही है। तो अभी मेरा अगला जो टारगेट है, लक्ष्य है कि मैं उनका इंटरव्यू करूँ। लेकिन इसमें मैं एक आदमी का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि सबकी अलग अलग क्वालिटीज चलते हैं। जो तूफानों में चलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। जिंदगी में अगर तूफान, आंधी या जो भी भयावह मंजर अगर आ भी रहा है, तो आप ये समझिए कि आपको और मजबूत बना रहा है, क्योंकि आप पैदा हुए हैं इस दुनिया को बदलने के लिए। थैंक यू सो मच। ग्रेट। थैंक यू मैम।